हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के लेक्चर में हम जीनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और वो कैसे काम करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब से पहले हम ऑर्डिनरी डायोड के बारे में पढ़ चुके हैं, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ चुके हैं, वो कैसे काम करता है, उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, उस वीआई कैरेक्टरिस्टिक को रिकॉल कीजिए। वो चीज़ हम यहाँ भी यूज़ करेंगे और जीनर डायोड स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, जीनर डायोड पीएन जंक्शन डायोड ही है, बट इट इज़ हाईली डोप्ड। इसके अंदर डोपिंग लेवल हाई होता है। तो इसके जो सबसे पहले तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। ये ऑर्डिनरी डायोड का जो सिंबल होता है तो वो कुछ इस टाइप का होता है, तो उसके अंदर ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो ये जो सिंबल बनता है ये जीनर डायोड का बनता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसके अंदर जो सिंबल वो हमने कुछ इस तरीके से लगाया है। समटाइम्स स्टूडेंट सोचते हैं कि ये और ये चीज़ सेम है। नहीं, ये दोनों चीज़ सेम नहीं है। जीनर डायोड का जो सिंबल है वो ये है। देखिए यहाँ जेड की शेप आ रही है, ये जो शेप है वो जेड, इट्स लाइक जेड, ठीक है। और ये जो शेप है दैट्स लाइक एस। देखिए एस की शेप आ रही है। तो याद रखने का तरीका है, जो जेड की शेप जो है वो जीनर डायोड का सिंबल है। तो ये जीनर डायोड का सिंबल नहीं है, ये जीनर डायोड का सिंबल है, ठीक है। ये बात तो हो गई इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। अब थोड़ा ये बात करते हैं इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं। जब मैं इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूँ तो फॉरवर्ड बायस के अंदर जीनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक और ऑर्डिनरी डायोड की कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है। जब मैं रिवर्स बायस की बात करता हूँ तो उसमें वहाँ डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले मैं फॉरवर्ड बायस आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं रिवर्स बायस दिखाऊँगा। ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर ये जो है यहाँ, दिस इज़ वी, दिस इज़ आई, सॉरी, दिस इज़ आई, दिस इज़ वी, दिस इज़ वी। तो देखिए इसके अंदर क्या है। जब मैं फॉरवर्ड बायस की बात करता हूँ तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है जो ऑर्डिनरी डायोड की होती है। रिवर्स बायस में जब मैं बात करता हूँ तो क्या होता है, देखिए उसके अंदर पहले मैं ऑर्डिनरी डायोड की ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ऑर्डिनरी डायोड की वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो आप ये देखिए ऑर्डिनरी डायोड की जब मैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है ये जब मैं इस लाइन पे देखता हूँ तो आप ये देखिए यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर, इस वोल्टेज पॉइंट के ऊपर ब्रेकडाउन हुआ और इस ब्रेकडाउन होने के इमीडिएटली एट दैट ब्रेकडाउन क्या होगा, जो करंट है दैट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। जो करंट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है इसके अंदर कि जैसे ही ब्रेकडाउन, ऑर्डिनरी डायोड के अंदर जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ वैसे ही क्या होगा, आपका करंट इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा और आपका जो डायोड है वो थर्मल रन अवे हो जाएगा। उसका मीन्स टेम्परेचर विल इंक्रीज, करंट विल बी हाई, करंट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। इट मीन्स क्या हुआ, आई स्क्वेयर आर मीन्स हीटिंग विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। हीटिंग बहुत हाई हो जाएगी और आपका जो डायोड है वो थर्मल रन अवे हो जाएगा। मीन्स वो बर्न आउट हो जाएगा, डायोड बर्न आउट हो जाएगा, क्योंकि उसके जो कनेक्शंस हैं, उसके अंदर मेटालिक कनेक्शंस हैं, वो बर्न हो जाएंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे, यू कैन से। उसके बाद क्या होगा कि जब हम जीनर डायोड की बात करते हैं तो जीनर डायोड में क्या होगा, देखिए मैं इसको रेड से ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ तक जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक तो चीज़ सेम ही है,
कांस्टेंट रहेगा। मैंने आपको बताया था जब मैं ऑर्डिनरी डायोड की बात कर रहा था तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। यहाँ पर करंट कांस्टेंट रहता है, बीइंग ऑल द एनवायरमेंटल कंडीशंस कांस्टेंट। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ब्रेकडाउन पर आने के बाद क्या होगा, देखिए ये ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद क्या होगा कि करंट रैपिडली इंक्रीज हुआ बट इट विल नॉट अप्रोच टू इन्फिनिटी इमीडिएटली, एकदम से इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा। तो जब मैं इसको ब्लू को और ब्लैक को, ये जो है ये जीनर डायोड के लिए बनाया है मैंने, ये सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, ऑर्डिनरी डायोड के लिए जो ब्लू बनाया है वो मैंने ऑर्डिनरी डायोड के लिए बनाया है, और जो ये बनाया है जीनर डायोड के लिए बनाया है। अब देखिए यहाँ इस पॉइंट पर देखिए ब्रेकडाउन होने के बाद द करंट विल इमीडिएटली अप्रोच टू इन्फिनिटी इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी डायोड। मीन्स ब्रेकडाउन होने के बाद ऑर्डिनरी डायोड टिकेगा ही नहीं, वो जल जाएगा। जबकि जीनर डायोड के अंदर क्या होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद करंट वेरी फास्टली वेरी रैपिडली चेंज होगा, लेकिन इट विल नॉट अप्रोच टू इन्फिनिटी इमीडिएटली, एकदम से इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे ब्रेकडाउन हुआ और यदि मैं इस पॉइंट तक आ रहा हूँ तो देयर इज, यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा वी से, यदि मैं इसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करूँ मीन्स स्मॉल वेरिएशन इन वोल्टेज, तो यहाँ देखिए यहाँ जो करंट है, यहाँ जो करंट है वो इतना है, ये करंट लेवल है। और जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ करंट लेवल कितना है, देखिए यहाँ करंट लेवल इतना है। आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर डालिए यहाँ पर, जहाँ ये इसको कट कर रहा है, पर परपेंडिकुलर डालिए जहाँ ये इसको कट कर रहा है, तो वो क्या है, उस उतना ये करंट है। आपको पता होगा, ये निकालना आता है आपको। तो इस इट मीन्स क्या हुआ, पहले करंट इस वोल्टेज पे करंट इतना था और उसके बाद स्लाइटली वेरिएशन हुआ तो करंट इतना चेंज हुआ। इनिशियली करंट इतना था, बाद में करंट इतना होगा, तो करंट इतना चेंज हुआ। इसको मैं डेल्टा आई से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो you can see very easily that for the small variation in voltage you will get a huge variation in current। ठीक है, ये इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक है और ये ही स्पेशलिटी है जीनर डायोड की, जिसके कारण इसको एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी बात मैं अभी आगे करूँगा। ठीक है, वो जीनर डायोड का वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि इसको वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए कि फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स वो सेम मीन्स ऑर्डिनरी डायोड से मिलती हुई है। और जब मैं रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँगा तो वहाँ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, ऑर्डिनरी डायोड की अलग है और जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक अलग है। यहाँ एक चीज़ और आती है कि जीनर डायोड आपने नाम सुना है, कभी एवलांची डायोड नहीं सुना। तो जीनर डायोड जो होता है वो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि जीनर ब्रेकडाउन के ऊपर ही बेस्ड हो, उसके अंदर जीनर ब्रेकडाउन भी हो सकता है और एवलांची ब्रेकडाउन भी हो सकता है, दोनों टाइप के ब्रेकडाउन उसके अंदर हो सकते हैं। तो लेकिन एक कन्वेंशनल नाम दे दिया जीनर डायोड, तो उसको जीनर डायोड के नाम से ही जानते हैं। लेकिन जीनर डायोड का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ जीनर ब्रेकडाउन बेस्ड ही डायोड होंगे, वो उसमें एवलांची ब्रेकडाउन बेस्ड डायोड भी हो सकते हैं। तो डेट विल डिपेंड ऑन द वोल्टेज रेटिंग, जिस वोल्टेज रेटिंग का जीनर डायोड है। अब वोल्टेज रेटिंग क्या होती है जीनर डायोड की, वो भी समझ लीजिए कि जीनर डायोड की वोल्टेज रेटिंग जब आप परचेज करते हो मार्केट से, जब खरीदने जाते हो तो उसको 5 वोल्ट 8 वोल्ट 7 वोल्ट ये इस तरह के आपको जीनर डायोड मिलते हैं। मैं मोर स्पेसिफिकली बात करूं तो आपको जैसे 3.3 वोल्ट के मिल जाएंगे जीनर डायोड, 3.6 के, 3.9 के आते हैं, 4.3 का आता है, 4.7 का आता है, 5.1 का आता है, 5.6 का आएगा, 6.2 का आएगा। इस टाइप में आपको जीनर डायोड की रेटिंग मिलेंगी, वोल्टेज रेटिंग मिलेंगी। लेकिन उस वोल्टेज रेटिंग का मतलब क्या है, उस वोल्टेज रेटिंग का मीनिंग ये है पहली चीज़ तो कि वो उतने वोल्टेज की स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी कैसे देता है वो अभी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वो वोल्टेज रेटिंग क्या है, वो वोल्टेज रेटिंग इसका जो जीनर डायोड है
उसका वोल्टेज रेटिंग, ये यहाँ ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज रेटिंग ये रिप्रेजेंट करती है। 5.1 वोल्ट का यदि जेनर डायोड है तो इट मीन्स उसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है दैट लाइज अराउंड 5.1 वोल्ट। इज इट क्लियर? तो जितनी भी वोल्टेज जेनर डायोड की वोल्टेज रेटिंग आती हैं, जितने भी वोल्टेज रेटिंग के जेनर डायोड आते हैं, उसका मीनिंग ये है कि जो वोल्टेज रेटिंग उसकी है, उस वोल्टेज रेटिंग के पास उसका, उस वोल्टेज रेटिंग पर उसका रिवर्स ब्रेकडाउन पॉइंट है, रिवर्स ब्रेकडाउन पॉइंट है। इज इट क्लियर? तो अब देखिए थोड़ा, अब उससे बात करने से पहले कि जेनर डायोड कैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करेगा, थोड़ा सा हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। सीरीज़ कनेक्शंस की बात करते हैं। जनरली हम हमारे घरों में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, हम घर में जो भी अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं वो पैरेलल कम्बिनेशन में होते हैं, पैरेलल कनेक्शंस में होते हैं। तो हमारी आदत नहीं है सीरीज़ कम्बिनेशन देखने की, सीरीज़ कनेक्शंस देखने की। तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मैं एक कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं एक यूज़ करता हूँ। यहाँ मैंने एक सिंपल सर्किट यूज़ किया। ये 10 वोल्ट सपोज, दिस इज आर, दिस इज आर एल। पावर का एक फार्मूला ध्यान रखिए हमेशा, दो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। पावर इज इक्वल टू, बड़े ही कॉमन फार्मूलाज हैं जो आपने पढ़े होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। स्टूडेंट्स को डाउट जनरली रहता है कि पावर के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करें, ये फार्मूला यूज़ करें या ये फार्मूला, बिकॉज दोनों ही पावर के फार्मूलाज हैं। तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आप सीरीज कनेक्शंस की बात कर रहे हैं तो ये फार्मूला यूज़ करो, और यदि पैरेलल कनेक्शंस की बात कर रहे हो तो आप ये फार्मूला यूज़ करो। कैसे ध्यान रखोगे? जिस सर्किट के अंदर आई कांस्टेंट है तो वहाँ आई वाला फार्मूला यूज़ करना है। जिस सर्किट के अंदर वी कांस्टेंट है उसमें वी वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है? तो यदि पैरेलल कनेक्शंस की बात करते हैं, वहाँ वी कांस्टेंट होते हैं पैरेलल आर्म्स के बीच में, तो हम वी स्क्वायर बाई आर फार्मूला यूज़ करेंगे। यदि आई कांस्टेंट है तो आई स्क्वायर कांस्टेंट है तो आई स्क्वायर आर फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए यदि आप पैरेलल कनेक्शंस की बात कर रहे हैं तो पावर कंजम्पशन किसकी ज़्यादा होगी? पावर कंजम्पशन उसकी ज़्यादा होगी जिसके अंदर जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। पावर कंजम्पशन उसकी ज़्यादा होगी जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे पैरेलल कनेक्शंस की बात करते हैं तो जैसे आप एक हीटिंग एलिमेंट ले लीजिए, बड़ा इजी एग्जांपल देता हूँ, वो आप यूज़ भी करके देख सकते हो। आप एक हीटिंग एलिमेंट ले लीजिए, उस हीटिंग एलिमेंट की का सर्टेन रेटिंग है, फॉर एग्जांपल 1000 ओम, सॉरी 1000 वाट का लिया आपने, 1000 वाट का आपने हीटिंग एलिमेंट ले लिया, और उसके बाद क्या किया आपने, इसको काट के हाफ कर दिया। काट के हाफ करने से क्या हुआ कि आपने उसका रेजिस्टेंस हाफ कर दिया, अब मैं जब उसको यूज़ करना स्टार्ट करूँगा, जब मैं यूज़ करूँगा तो उसकी पावर कंजम्पशन डबल हो जाएगी, बिकॉज मैंने रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया है। ये जो रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया तो पावर कंजम्पशन डबल हो गई। ये आप चेक कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो हीटिंग एलिमेंट इतना थिन होता है कि हो सकता है वो उतनी पावर को, उतने टेम्परेचर को जो उसमें जनरेट होगा, उतने टेम्परेचर को सहन ना कर पाए, ये बात अलग है। लेकिन वो 2000 वाट कंज्यूम करेगा अब। ठीक है, ये क्लियर हुई बात। और इट मीन्स क्या हुआ, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। या मैं ये कह सकता हूँ पैरेलल कनेक्शंस के लिए जो लोड है, पैरेलल कनेक्शन के लिए जो लोड है वो रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है। लोड का मतलब होता है पावर कंजम्पशन।
इट मीन्स रेजिस्टेंस जितना कम होगा पावर कंजम्पशन उतनी ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस जितना कम होगा पावर कंजम्पशन उतनी ज़्यादा होगी। ध्यान रखना पैरेलल कनेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं सीरीज कनेक्शंस की बात अभी नहीं कर रहा। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो आपके घरों के अंदर, आपके घरों में जो डोमेस्टिक सप्लाई के अंदर जो चीज़ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो क्या होगा, लेकिन जब मैं सीरीज कनेक्शन की बात करूँगा तो क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा, वो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा उसके क्रॉस और वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये बात कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब देखिए पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला आपको पता है, पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला पता है आपको। तो यदि मैं इनके दोनों के, ये सीरीज़ कनेक्शन है, तो यदि मैं पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला निकालता हूँ तो यदि मैं इसके अक्रॉस निकालता हूँ तो वी एल इज इक्वल टू आर एल डिवाइड बाय आर प्लस आर एल मल्टीप्लाइड बाय 10। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। यदि ये कम है और ये ज़्यादा है तो जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। या आप एक चीज़ और कर लीजिए कि आप यहाँ क्या करो, आई निकाल लो, आई निकालोगे। अब ये आई इसके अंदर भी सेम है, इसके अंदर भी सेम है, सेम करंट फ्लो कर रहा है। जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका आई स्क्वेयर आर ज़्यादा है, जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका आई स्क्वेयर आर ज़्यादा है, मीन्स उसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा है। यदि आर एल ज़्यादा है आर से तो पावर इसमें ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, यदि आर ये ज़्यादा है आर एल से तो इसके अंदर पावर ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। ठीक है, ये आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। ये आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया, उसके बाद इसके अंदर उसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप निकाल के उसको यदि मैं वी स्क्वायर बाई आर कर दूं, वी स्क्वायर बाई आर कर दूं, ठीक है, तो वहाँ भी क्या होगा कि इसके अक्रॉस ड्रॉप ज़्यादा आएगा, इसके अक्रॉस यदि ये ज़्यादा है तो इसके अक्रॉस ड्रॉप ज़्यादा आएगा। तो अभी हम यहाँ सीरीज कनेक्शन की बात करते तो आई स्क्वायर आर ही आप फॉर्मूला चलने दो, ठीक है, तो अदरवाइज आप कंफ्यूज होगे, तो आई स्क्वायर आर ही फॉर्मूला चलने दो क्योंकि हम सीरीज कनेक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यदि आप करंट इंक्रीज, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यदि आप करंट बढ़ा रहे हैं, यदि आप करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ड्रॉप यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ ड्रॉप चेंज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ ड्रॉप चेंज होगा तो यहाँ भी ड्रॉप चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों जगह ड्रॉप डिफरेंट होगा। और देखिए यदि आप करंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। अब एक चीज़ और देखिए, यदि मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ इसके पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट लगा दूं, इसके पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट लगा दूं तो क्या होगा, तो सारा करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट का पाथ क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम आते हैं इसके ऊपर कि इसको कैसे यूज़ करना है, अब एज ए वोल्टेज स्टेबलाइज़र कैसे यूज़ करना है। देखिए यहाँ मैं एक दो पॉइंट और बताऊंगा। इसको आर एस बोलते हैं, इसको यहाँ आएगा आर एल, दिस इज आर एल, और
यहाँ जीनर डायोड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जीनर डायोड आ गया। ये वोल्टेज Vs है सप्लाई, और ये जीनर डायोड की जो रेटिंग है वो Vz है। सपोज इसको हमने Vz बोल दिया, जो जितनी वोल्टेज रेटिंग पे इसका ब्रेकडाउन होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब देखिए, ये सीरीज रेजिस्टेंस है, ये RL है। यदि मुझे स्टेबलाइजेशन करना है तो मुझे ये रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है। अब बात आती है वोल्टेज स्टेबलाइजर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहले तो इसी की बात करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, दो रीजंस हैं, टू रीजंस। नंबर 1, वेरिएशन इन लोड, वेरिएशन इन लोड, या मैं RL बोल सकता हूँ, RL के अंदर चेंज। क्योंकि जब भी आप कोई सर्किट बनाते हो, पावर सर्किट बनाते हो, उस पे उससे जो डिवाइस चला रहे हो वो हमेशा सेम डिवाइस नहीं चलाते। कभी उससे हो सकता है आप स्टीरियो सिस्टम चलाओगे, DC सप्लाई बनाओगे फॉर एग्जांपल, कभी आप उससे आप अपना रेडियो चलाओगे, कभी उससे आप अपना स्पीकर सिस्टम चलाओगे, कभी उससे आप कुछ ऑन करोगे, कभी कुछ। मीन्स यदि आप DC अप्लाइंसेस की बात करोगे तो डिफरेंट DC अप्लाइंसेस आप उससे के लिए आप उसको यूज़ करोगे। तो इट मीन्स क्या है कि जब आप डिफरेंट अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर डिफरेंट अप्लाइंसेस लगा रहे हो, कभी कोई अप्लाइंस लगाया, कभी कोई अप्लाइंस लगाया, तो सभी का सर्किट इम्पीडेंस सेम नहीं होता। सभी का सर्किट इम्पीडेंस इक्वल, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस का डिफरेंस शायद मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में कहीं बताया है। तो सभी का सर्किट इम्पीडेंस इक्वल नहीं होता, तो उसके अंदर डिफरेंस होता है। तो यदि वो डिफरेंस है तो इट मीन्स यहाँ पर जब वेरिएशन आएगा तो आउटपुट में भी वेरिएशन आता है। वो कैसे आता है मैं अभी समझाऊंगा। अब दूसरी चीज़ है वेरिएशन इन सप्लाई वोल्टेज। एक्चुअली जब हम DC सप्लाईज की बात करते हैं तो जनरली हम रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। जनरली हम AC जो 220 वोल्ट आती है, डोमेस्टिक सप्लाई आती है, वो लेते हैं और उसको रेक्टिफायर की हेल्प से और फिल्टर्स की हेल्प से उसको रिक्वायर्ड DC लेवल पे कन्वर्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो DC लेवल आता है वो उसमें फ्लक्चुएशन हो, जो AC सप्लाई आती है उसमें फ्लक्चुएशन होता है। उसमें जब फ्लक्चुएशन होता है, कभी वो 180 आ गई, कभी 250 हो गई, कभी 240 हो गई, कभी 160 हो गई, कभी 170 हो गई, उसमें फ्लक्चुएशन होता है। जब उसके अंदर फ्लक्चुएशन होता है तो क्या होगा, उसके कारण कि जो DC सप्लाई आपको मिल रही है उसके अंदर भी फ्लक्चुएशन होगा, उसमें भी वेरिएशन आएगा। और आपके अप्लाइंसेस जो DC से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि वो इतना वोल्टेज वेरिएशन सहन कर सकें। वो दोज विल नॉट वर्क प्रॉपरली। ठीक है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। तो ये जो मैंने सर्किट बनाया वो वोल्टेज रेगुलेटर का बनाया। वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग जीनर डायोड। तो वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग जीनर डायोड, या आप ये कह सकते हैं यूज ऑफ जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो सबसे पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फर्स्ट पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि वेरिएशन इन लोड के अंदर वेरिएशन होने से कैसे आउटपुट वोल्टेज पे फर्क पड़ता है, तो वो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, सपोज करो ये वोल्टेज है, कोई वोल्टेज है 10 वोल्ट है। ये मैं DC पे ही समझा रहा हूँ आपको, अदरवाइज आप AC पे भी यूज समझ सकते हैं, किसी पे समझ लो। सपोज करो ये लोड है और ये RW है, वायरिंग का रेजिस्टेंस। वायरिंग आइडियल तो होती नहीं, आपके घर में जो वायरिंग होती है वो आइडियल तो होती नहीं।
उसका अपना कोई रेजिस्टेंस होता है। सपोज करो ये वायरिंग रेजिस्टेंस है, यदि वायरिंग रेजिस्टेंस 0 है तो ये 10 वोल्ट जो है वो सारा यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। उससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोड कितना यूज़ कर रहे हो, लोड आप कितना भी यूज़ कर रहे हो, वो सारा ड्रॉप यहीं होना है। सपोज करो वायरिंग रेजिस्टेंस 10 ओम है और ये जो आपने यूज़ किया, ये लोड आपने 10 किलो यूज़ किया, 10 किलो ओम का लोड आपने यूज़ किया, ठीक है। लोड का रेजिस्टेंस जो है वो 10 किलो ओम है। तो क्या होगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप, हमें इसके अक्रॉस कितना वेस्ट हो रहा है वो नहीं देखना, हमें इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, हमें इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रही है वो देखनी है। तो आर वी आर एल कितना होगा, दैट विल बी 10 किलो, 10 किलो का मतलब 10,000 डिवाइड बाय 10,000 प्लस 10 कितना होगा, 10,010 हो गया, 10,010 मल्टीप्लाइड बाय 10। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 10,000 के सामने 10 की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा इसको सॉल्व करके, इट विल बी 1 लाख डिवाइड बाय 10,010, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, सपोज करो, अब ये एक केस हो गया, पहला केस। सपोज करो अब मैं दूसरा केस लेता हूँ, इसी के नीचे मैं दूसरा केस लेता हूँ कि जब मैं इसको 1 किलो ना लेके 10 किलो ना लेके 1 किलो ले लूँ, तो 1 किलो ओम हो तो क्या होगा, 1000 डिवाइड बाय 1000 प्लस 10, 1010 मल्टीप्लाइड बाय 10। इसको कैलकुलेट कर लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना। तीसरा केस लेते हैं, जब ये 1 किलो ओम ना होके 100 ओम होगा तो क्या होगा, 100 डिवाइड बाय 110 इंटू, मैं ये 3 केस ले रहा हूँ, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस भी लूँगा अभी, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ कुछ वैल्यू आएगी। ये सभी कौन सी वोल्टेजेस हैं जो इसके अक्रॉस ड्रॉप होंगी, इस रेजिस्टेंस लोड के अक्रॉस ड्रॉप होंगी, क्योंकि ये तो वायरिंग रेजिस्टेंस है। वो चीज़ तो आपको ऐसे अलग से रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं दिखेगा, तो वायर का रेजिस्टेंस है, मैंने इसको यहाँ रेजिस्टेंस शो कर दिया, अदरवाइज वो तो वायरिंग का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, सॉल्व करके देखना आप इसको, ठीक है। फोर्थ केस, यदि ये 10 ओम है, तो यदि ये नेक्स्ट यहाँ लिख देता हूँ, 10 ओम है, तो 10 ओम होगा तो क्या होगा, 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 10 20 मल्टीप्लाइड बाय 10। यहाँ वैल्यू देखने में क्या होगा, आप देखोगे कि यहाँ जो ट्रेंड देखोगे कि जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। आप देखो वोल्टेज डिक्रीज होती चली जाएगी, जो वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। और यहाँ तो 5, लास्ट वाले केस में तो 5 वोल्ट ही रह जाएगा। ये यहाँ लास्ट वाले केस के अंदर इट विल बी 5 वोल्ट ओनली, ठीक है, 5 वोल्ट ही रह जाएगा ये। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जब ये रेजिस्टेंस ज़्यादा था, इस लोड का रेजिस्टेंस ज़्यादा था, मैं रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कह रहा कि लोड ज़्यादा था, ठीक है, वो अलग कंसेप्ट है। जब यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा था तो क्या हुआ कि आपके यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, इसको जो वोल्टेज मिल रही थी, एग्जैक्टली इसको जो वोल्टेज मिल रही थी वो ज़्यादा थी। जैसे जैसे आप इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करते चले गए तो क्या होगा कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलने वाली है वो कम होती चलेगी, या आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं यहाँ जो वायरिंग में जो वो वेस्टेज हो रही है ना, वो बढ़ती चली गई, वो इंक्रीज होती चली गई, वायरिंग वेस्टेज इंक्रीज होती चली गई। तो आप यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि लोड इंक्रीज या डिक्रीज होने से वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। यहाँ से ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने पॉइंट क्यों लिखा है कि वेरिएशन इन लोड, जब लोड में वेरिएशन होगा
तो आपको लोड वेरिएशन होगा तो आपको वहाँ पर वोल्टेज में चेंज आएगा, आउटपुट वोल्टेज में चेंज आएगा। तो हम इन दोनों ही केसेस के अंदर ये चाहते हैं कि लोड भी वेरिएशन हो तब आउटपुट वोल्टेज ना चेंज हो, या मैं दूसरा केस ये चाहता हूँ कि जब सप्लाई भी चेंज हो तो आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन ना आए। मैं दोनों केस चाहता हूँ। अब मैं एक सेंटेंस और बोलता हूँ, ध्यान देना उस चीज़ का। एक सेंटेंस में और बोलूँगा कि जो जीनर डायोड है, जीनर डायोड का क्या फंक्शन होता है। मैं एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ कि जीनर डायोड कन्वर्ट्स वोल्टेज चेंज अक्रॉस इट इन द करंट चेंज। जीनर डायोड अपने अक्रॉस होने वाले वोल्टेज चेंज को करंट चेंज में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज़ ध्यान रखो। जीनर डायोड अपने अक्रॉस जो भी उसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज होने की कोशिश करता है उसको वोल्टेज चेंज ना होके वो करंट चेंज में कन्वर्ट कर देता है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखो, आपको सब चीज़ समझ आ जाएगी आगे। वोल्टेज चेंज कन्वर्ट्स जीनर डायोड कन्वर्ट्स एनी वोल्टेज चेंज अक्रॉस इट इन द करंट चेंज, उसको करंट चेंज में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए कैसे होता है। जब भी यहाँ इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज चेंज आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, यहाँ से देखिए वोल्टेज चेंज आने की कोशिश करेगा तो स्लाइटली वोल्टेज वेरिएशन आती है, उसके अक्रॉस करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ने की कोशिश तो करेगा, वोल्टेज इंक्रीज होने की कोशिश तो करेगा, लेकिन क्या है, थोड़ा सा वोल्टेज चेंज होते ही करंट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। जब करंट चेंज हो जाएगा, आपने देखा, आपको पता है कि पावर कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी या पावर कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी या पावर को आप ना तो पैदा कर सकते ना इसे ख़त्म कर सकते। तो क्या होगा, जब इसमें वोल्टेज वेरिएशन आ रहा है, जब इसमें वोल्टेज चेंज आया कहीं पे, तो इसने स्लाइटली वोल्टेज चेंज तो अपने अक्रॉस होने दिया, लेकिन उसके बदले में, आप कह सकते हो उसके बदले में इसने क्या किया कि अपने अक्रॉस करंट चेंज कर दिया। अब चीज़ तो एक ही चेंज हो सकती है ना, या तो वोल्टेज चेंज हो जाए, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वी आई भी होता है। तो यदि आपने V को स्मॉल रखते हुए I को बढ़ा दिया तो पावर तो कंपनसेट हो गई ना, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर करंट ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले सेकंड पॉइंट को ले लेते हैं, वेरिएशन इन सप्लाई। सपोज करो वोल्टेज आपकी ज़्यादा हो गई, वोल्टेज ज़्यादा हो गई। वोल्टेज ज़्यादा होने पर क्या होगा कि यहाँ वोल्टेज ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, वोल्टेज वेरिएशन जैसी ज़्यादा होगी, वोल्टेज ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज हुई। वोल्टेज इंक्रीज होने से क्या है, इसने वोल्टेज वेरिएशन को, पहली चीज़ तो ये देखिए कि ये RL और VZ ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वही होगा जो इसके अक्रॉस होगा। यहाँ इस पैरेलल आर्म्स के अंदर, पैरेलल ब्रांचेस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, ध्यान रखिए। तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वही इसके अक्रॉस होगा। अब देखिए ये वोल्टेज इंक्रीज हो गई। ये वोल्टेज इंक्रीज होने से क्या होगा कि यहाँ क्या होगा कि वोल्टेज वेरिएशन होने की कोशिश करेगा। वोल्टेज वेरिएशन होने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, ये अपने अक्रॉस वोल्टेज वेरिएशन स्लाइटली होने देगा, बिल्कुल स्लाइटली, इतना स्लाइटली आप इसको नोटिस भी नहीं कर पाओगे। नेग्लिजिबल, यू कैन से नेग्लिजिबल वोल्टेज वेरिएशन होगा, और उसके बदले में वो क्या करेगा, अपने अक्रॉस करंट इंक्रीज कर लेगा। जब करंट इंक्रीज कर लेगा अपने अक्रॉस, तो अब जो यहाँ से जाने वाला करंट है, यहाँ से जाने वाला जो करंट है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा। वो करंट दो भागों में बट रहा है, एक तो यहाँ जा रहा है और एक वो करंट यहाँ जा रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है यहाँ। लेकिन वो जो करंट यहाँ से जा रहा है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने अक्रॉस करंट इंक्रीज कर दिया। जब इसके अक्रॉस करंट इंक्रीज हो गया और इसके बदले में उसके साथ ही क्या हुआ, उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि यहाँ भी करंट इंक्रीज हो गया। इट मीन्स कि RS सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट इंक्रीज हो गया। अब जो ये करंट इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो गया। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होने से क्या है कि यहाँ जो इसको वोल्टेज मिलेगी वो कम मिलेगी। इट मीन्स
कि यहाँ वोल्टेज वेरिएशन होने से, यहाँ वोल्टेज इंक्रीज होने से, यहाँ वोल्टेज इंक्रीज होने से यहाँ पर ड्रॉप इंक्रीज होगा। ड्रॉप इंक्रीज होने से क्या है कि यहाँ जो ड्रॉप होगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। समझ गए आप कि यहाँ वोल्टेज इंक्रीज हुई, यहाँ वोल्टेज इंक्रीज होने से इसने क्या किया, अपने अक्रॉस करंट इंक्रीज कर दिया। अपने इसके अक्रॉस करंट बढ़ा तो यहाँ जो करंट जाने वाला है वो इंक्रीज होगा, आरएस के थ्रू जो फ्लो होने वाला करंट इंक्रीज होगा। ये करंट इंक्रीज होने से क्या होगा, ये करंट इंक्रीज होने से क्या होगा कि आरएस के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो इंक्रीज हो जाएगा। आरएस के अक्रॉस ड्रॉप इंक्रीज होगा तो यहाँ पर इसको जो वोल्टेज मिलने वाली वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी मीन्स वो इंक्रीज नहीं होगी, जितना उसको इंक्रीज होना चाहिए था, ये वोल्टेज इंक्रीज होने से वो इंक्रीज नहीं होगी। दैट विल बी ऑलमोस्ट स्टेबल, वो स्टेबल रहेगी। एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो जीनर डायोड है, इंक्रीज वोल्टेज जब होगी, वोल्टेज इंक्रीज होगी तो उसके अगेंस्ट स्टेबिलिटी देगा, लेकिन जब डिक्रीज होगी उसके अगेंस्ट स्टेबिलिटी नहीं देगा। तो इसलिए जनरली क्या किया जाता है, यहाँ वोल्टेज सोर्स बड़ा लगा के, यहाँ वोल्टेज सोर्स बड़ा लगा के इसको कम रेटिंग का लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आपको 5.1 रेटिंग का मैंने ये लगाया है तो इसको ऐसा लगाते हैं कि 8 वोल्ट 9 वोल्ट 9 वोल्ट के करीब ये दे, 9 वोल्ट के करीब दे। अब क्या होगा, 9 वोल्ट से 5 वोल्ट पर कर ले आएगा, लेकिन 9 वोल्ट से 5.1 से भी नीचे आने की पॉसिबिलिटी कम होगी, क्योंकि इतना वोल्टेज डाउन होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। वोल्टेज 9 से 5.1 आना, इसका मतलब क्या है, कितना कम आ गया कि वो लगभग 40% के करीब डाउन आ गया। ठीक है, तो लगभग 40% से अब वो 45% के करीब डाउन आ गया, तो इतना डाउन आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जितना रेटिंग इसकी है उससे ज़्यादा वोल्टेज यहाँ अप्लाई करते हैं, उससे ज़्यादा वोल्टेज यहाँ लगाते हैं। यदि उससे वोल्टेज ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो क्या है कि ये वोल्टेज स्टेबिलिटी रखेगा, ये वोल्टेज 5.1 से ज़्यादा नहीं जाने देगा। अब यदि ये 9 वोल्ट लगाया है मैंने और ये 5.1 लगाया है, तो ये कभी भी 5.1 से ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट में आने नहीं देगा। इज इट क्लियर? तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब देखिए, अब वेरिएशन इन लोड आ गया। लोड में वेरिएशन होने से क्या होगा, देखिए यदि मैंने ये लोड इंक्रीज या डिक्रीज किया, सपोज करो मैंने रेजिस्टेंस कम कर दिया, तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम करने से क्या होगा, उससे ये होगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप, ये रेजिस्टेंस कम कर दूंगा, डिक्रीज करूंगा, तो द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस विल ऑल्सो ट्राई टू डिक्रीज। और जब ये वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज करेगा तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप भी डिक्रीज जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ये वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में ये अपने अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम नहीं करेगा, ये अपने अक्रॉस करंट कम कर देगा। करंट काफ़ी कम हो जाएगा। जब करंट कम जाएगा तो क्या होगा, उससे करंट कम जाने से क्या होगा कि अब करंट इसके अक्रॉस कम हो गया। मीन्स जब ये करंट डिक्रीज हो जाएगा, जब ये करंट डिक्रीज, इस ब्रांच में करंट डिक्रीज होगा, इट मीन्स इस ब्रांच में करंट डिक्रीज होगा। जब इस ब्रांच में करंट डिक्रीज होगा, इट मीन्स जो आरएस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा। आरएस के अक्रॉस करंट डिक्रीज होने का मतलब क्या है, आरएस के अक्रॉस यदि करंट डिक्रीज होगा, इसका मतलब ड्रॉप डिक्रीज हो जाएगा। ड्रॉप डिक्रीज होने से क्या है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप डाउन जाने वाला था वो स्टेबल हो जाएगा, वो एक कांस्टेंट लेवल पर रहेगा। यदि मैं इस रेजिस्टेंस को, सेकंड केस, यदि मैं इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता हूँ, इससे क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है तो ये अपने अक्रॉस वोल्टेज वेरिएशन को अपोज करता है, तो ये अपने अक्रॉस करंट इंक्रीज कर लेगा। करंट इंक्रीज करने से यहाँ क्या होगा, यहाँ ये करंट इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप इंक्रीज हो जाएगा। ये ड्रॉप इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है, ये ड्रॉप इंक्रीज होगा तो यहाँ इसको वोल्टेज जो है वो कम मिलेगी। मीन्स जो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होने की कोशिश कर रहा था, अब वो वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट रहेगी।
मीन्स जब मैं इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करूँगा तब भी वो उसको कांस्टेंट रखेगा, जब मैं इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करूँगा तब भी इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट रहेगा। मीन्स इन एनी केस RL को यदि मैं डिक्रीज़ करूँ या इंक्रीज़ करूँ, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कांस्टेंट रहेगा। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना आप कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि वेरिएशन इन सप्लाई जब आप लेते हो तब ये अपर साइड में इसको जनरली रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज, नेट सप्लाई वोल्टेज रेक्टिफायर के बाद जो आ रही है वो हमेशा इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा रहनी चाहिए, वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से नीचे नहीं जानी चाहिए। यदि मैं ये कहूँगा ये 9 वोल्ट मैंने लिया है, ये 5.1 का है, यदि तो मैंने आपको ये कहा था कि वो कम के लिए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 8 हो जाएगा तो भी चलेगा, 7 हो जाएगा तो भी चलेगा, 6 हो जाएगा तो भी चलेगा, 5.1 से नीचे नहीं जाना चाहिए वोल्टेज। ये वोल्टेज 5.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 5.1 वोल्ट का इस बैटरी लगाऊंगा और ये अपर साइड में जाएगा तो भी कंट्रोल कर लेगा, लोअर साइड में जाएगा तो भी कंट्रोल करेगा, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा फिर। ठीक है, 5.1 से यदि ये नीचे चला गया, ये सप्लाई चली गई, ये रेक्टिफायर की आउटपुट में शो कर रहा हूँ, यदि ये आउटपुट चली गई तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको वोल्टेज 5.1 वोल्ट नहीं मिलेगी उस केस में। तो इन एनी केस योर सप्लाई वोल्टेज मस्ट नॉट बी लेस देन दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज से नीचे नहीं होनी चाहिए। आप ये दोनों पॉइंट हमने कवर कर लिए कि दोनों यदि रीजन्स हैं, लोड वेरिएशन हुआ तब कैसे कंट्रोल किया हमने, और जो सप्लाई वोल्टेज में वेरिएशन हुआ तो कैसे कंट्रोल किया। आई थिंक आपके इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है मैंने। फिर भी यदि आपको कोई डाउट फील होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये आपका जितना आज मैंने करवाया, ये जीनर डायोड के जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है, जीनर डायोड क्या होता है, वर्क कैसे करता है, उसके एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज़ होता है, वो चीज़ हमने कवर की। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्रीपर और क्लैम्पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।